गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज के क्लास में हम बात करेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में कि कोशिका क्या है, ये जीवन की मूलभूत इकाई कैसी होती है और क्यों कहा जाता है। आज पूरे डिटेल्स के साथ आज इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका के कुछ कोशिकांग के बारे में, इसके अंग क्या होते हैं और कौन से अंग के कौन से कार्य होते हैं और किसमें बंद होता है और कौन सा कोशिका झिल्ली होती है और कौन सा कोशिका भित्ति होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, उसके अलावा गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, ये सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्लास में बने रहिएगा और देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका, यानी कोशिका को बायोलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। दोस्तों क्या होता है, साइटो होता है, जबकि कोशिका को अंग्रेजी में हम सेल कहते हैं, सेल के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है, जबकि कोशिका के अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये साइटोलॉजी होता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, जबकि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, साइटो होता है। यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था। कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, कब दोस्तों, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अतः इन्होंने मृतक कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका, तो मृतक यानी मरी हुई कोशिका, मृत कोशिका की खोज किया, जीवित कोशिका की खोज नहीं। और सबसे पहले खोज करने का काम कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की, सबसे पहले कोशिका की खोज की। अतः इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। और मृत कोशिका खोज करने के पश्चात और सबसे पहले कोशिका की खोज करने के पश्चात रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सेल इसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कोशिका का पिता किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। कोशिका का पिता किसे कहेंगे, तो रॉबर्ट हुक को कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा रॉबर्ट हुक ने मृतक कोशिका की तो खोज कर दी, आखिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज के बारे में बात करेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में, कब दोस्तों, तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवनहक ने किया था। 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवनहक ने कोशिका की खोज, कब, कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका, अतः मरी कोशिका नहीं, मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवनहक ने किया था। लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, अब बात करते दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और श्वान ने किया था। कौन किए थे, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं श्वान ने किया था। अतः इन्होंने बताया था कि जो इंसान जीव का शरीर है ये कोशिकाओं का बना हुआ है। ये कौन बोला था, तो स्लाइडन एवं श्वान ने बोला था। इन्होंने बोला जो जीव का शरीर है किसका बना हुआ है, तो कोशिकाओं का बना हुआ है। इसके अलावा बात करते दोस्तों मृत कोशिका, जो मरी हुई कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन मृत कोशिका किसका होता है, तो मृत कोशिका को क्या कहते हैं, तो नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका का क्या कहते हैं दोस्तों, तो मृत कोशिका क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। यानी मृत कोशिका को क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछते आ रहा है कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है या मृत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, तो नेफ्रोसिस कहा जाता है। यानी मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं दोस्तों, तो नेफ्रोसिस कहते हैं। जैसे आगे बात करते, इसके आगे देखते जाइएगा। इसमें लिखे सबसे छोटी कोशिका, अब यहाँ पे से बात करेंगे हम सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। ये अगर दोनों की बात करें ना, तो ये हम बात करें कहाँ पर, तो ओवरऑल यानी पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका ये क्या होती हैं। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, ये हम ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया की बात करें, क्यों मानव में नहीं। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं पूरी दुनिया में, ओवरऑल में ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में ये क्या होती है दोस्तों, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जबकि सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे, ये क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा शेप की, उसकी माइक्रोप्लाज्मा के शेप एवं आकार की बात करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा के शेप एवं आकार की बात करते हैं तो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, इतना छोटा होता है।
एक माइक्रोमीटर नहीं, 0.3, इतना छोटा जो हमारे आंख से दिखाई देने के लायक नहीं है। ये कितना इसका आकार होता है? तो 0.3 माइक्रोमीटर। ये पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडा। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या, कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाशय का होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाशय का होता है, जबकि मानव में सबसे छोटी कोशिका पुरुष के यानी मेल के स्पर्म का होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी पुरुष के मेल के स्पर्म की सबसे छोटी कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाशय की होती है। ये सब क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम हो या उसके अलावा किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अभी जितने आपको लिखवाए हैं ना, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, कई बार पूछते रहते हैं, हम बार बार गलती करके चले आते हैं। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो बताइएगा फीमेल के अंडाशय, और पूछेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो मेल के स्पर्म या पुरुष के स्पर्म की होती है। लेकिन सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं, ये क्या होती है? तो सबसे लंबी कोशिका दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र, और मानव शरीर में एक तंत्रिका तंत्र ऐसा अंग है जिसमें किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। अर्थात यही कारण है कि मस्तिष्क में चोट लगने के कारण आदमी का शीघ्र मृत्यु हो जाता है। अब बात है कोशिका विभाजन का, यानी एक कोशिकाओं से अपना दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाना, बट जाना, अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक कर पाना, ये कोशिका निर्माण होता है। ये एक से पुनः दो कोशिकाओं के रूप में बदल जाते हैं। अब देखिएगा, जैसे में हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर तंत्रिका तंत्र, इसे न्यूरॉन कहते हैं, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, जबकि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जिगर यकृत यानी लिवर में होता है। यकृत में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होती है। ये सबसे ज्यादा, यानी यकृत के किसी प्रकार की क्षति हो जाए, कट फट जाए, तो ये अपने आप को ठीक कर सकता है। लेकिन अगर किसी अंग मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोशिका में चोट आ जाए, नष्ट हो जाए, मर जाए, तो ये कोशिकाओं का विभाजन नहीं कर पाते हैं। अतः मस्तिष्क में चोट लगने के कारण आदमी का शीघ्र मृत्यु हो जाता है। अब बात करें दोस्तों आगे कि मानव में लगभग 5,000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी एक मानव में लगभग 5,000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, ये आपने सर बताया कि मानव में कितना, तो 5,000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या किसी चींटी में या फिर किसी हाथी में क्या चींटी में और हाथी में क्या दोनों में कोशिका बराबर होंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया। चींटी बेचारी इतनी छोटी है, हाथी इतना बड़ा है, तो क्या दोनों में कोशिका बराबर होगा? नहीं होगा, दोनों में कोशिकाएं अलग अलग होंगे। अब इसको याद करने की सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी आपसे बोला जाए कोशिका याद करने के लिए फॉर्मूला, तो ट्रिक कि अच्छा आप बताइए कि मान लीजिए मानव में 5,000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आखिर चींटी में इतनी छोटी है या इतना बड़ा हाथी है, दोनों में कोशिका बराबर होगा? नहीं होगा। इसका सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ बोले हैं कि जब भी कोशिका ज्ञात करना है आपको, जब भी कोशिका आपको ज्ञात करना है, तो वजन का 10 के पावर 15 से गुणा कर दीजिएगा, तो संपूर्ण कोशिकाएं ज्ञात हो जाएंगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोशिका ज्ञात करना है, अगर व्यक्ति 60 केजी का है, उसमें 10 के पावर 15 से गुणा कर दीजिएगा। 60 में क्या कीजिएगा, 10 के पावर 15 से गुणा कीजिएगा, तो संपूर्ण कोशिकाएं ज्ञात हो जाएंगी कि आखिर उसके अंदर कोशिका कितना है। ठीक उसी प्रकार हाथी का अगर वेट कर लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, 10 के पावर 15 से गुणा कीजिएगा, उसका कोशिका ज्ञात हो जाएगा। चींटी का वजन कीजिएगा और उसके वजन में 10 के पावर 15 से गुणा कर दीजिएगा, तो दोनों की कोशिकाएं ज्ञात हो जाएंगे। ये रहा बात आपको कोशिका की संख्या के बारे में। लेकिन आगे कोशिका का वर्गीकरण करते हैं, इसे दो भाग में बांटते हैं।
दोस्तों यहाँ कोशिका का वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पर करते हैं जीव के आधार पर, तो कोशिका का दो भागों में बांटा जाता है। जब जीव के आधार में करेंगे ना तो कोशिका को दो भाग में बांटेंगे, एक होता है एक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक होता है एक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। यानी एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या है? तो एक कोशिकीय जीव यानी वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिकाओं से हुआ हो। एक कोशिकीय जीव किसे कहिएगा, यानी ऐसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिकाओं से हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जबकि वैसा जीव जिसका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ हो उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। यानी ऐसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिकाओं से हुआ हो उसे एक कोशिकीय, ऐसा जीव जिसका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुए उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। अच्छा, एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा, जैसे में अमीबा हो जाएगा, जीवाणु हो जाएंगे, प्रोटोजोआ हो जाएंगे, इत्यादि बहुत सारे जीव ऐसे आएंगे जिसका निर्माण एक जीव से होता है, इसलिए एक कोशिकाओं से होता है। बहुत सारे ऐसे आएंगे जिसका निर्माण क्या होगा, एक कोशिका से होगा, वो क्या कहलाएंगे, एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। लेकिन जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय कहेंगे। तो एक से अधिक जीव से निर्माण होने वाले जैसे मानव आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, ये सब क्या होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से निर्माण होता है। ये सब कहाँ आते हैं, तो बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि मानव एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय, तो कहिएगा बहुकोशिकीय। किसी जीव के बारे में कहेंगे तो बहुकोशिकीय। ठीक दोस्तों, लेकिन यहाँ बात करते हैं हम इसकी रचना के आधार पर। कोशिका को रचना के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है ना, इसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। क्या दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जीव द्रव्य। अब यहाँ पे बात आया कि वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक वास्तविक केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में अभाव होता है। आखिर केंद्रक क्या है, अब इसके बारे में हम आगे जब केंद्रक पढ़ाएंगे वहां इस दोनों के बारे में डिटेल से हम समझाएंगे। या फिर वास्तविक केंद्रक होता क्या है, अभाव किसमें होता है और किसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। यहाँ बात करेंगे हम जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। कौन किए थे, तो पुरकिंजे ने किए थे। और जीव द्रव्य में लगभग 80% जल पाया जाता है। कितना दोस्तों, तो 80% जल पाया जाता है। और जीवन की पूरी, और जीव द्रव्य को ही क्या कहते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो जीव द्रव्य कहते हैं। जबकि जीवन की सबसे छोटी इकाई या फिर जीव की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेल यानी कोशिका हो जाएगा। तो कोशिका किसे कहते हैं, तो जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो हमारे कार्य एवं संरचना को संपन्न करते हैं उसे कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी इकाई के बारे में करेंगे। अब बस आपको छोटी इकाई समझना इसलिए है कि छोटी इकाई क्या है। अच्छा, मान लीजिए आपने घर बनाना प्रारंभ किया समझने के लिए, तो अब एक काम कीजिएगा, देखिएगा ना, जब आदमी हम क्या करते हैं, अगर ईंट को ईंट से जोड़ते हैं। अच्छा, अगर ईंट को ईंट से जोड़ते जाएंगे, एक ईंट को दूसरे ईंट के साथ जोड़ते जाएंगे तो आने वाले समय में क्या बन जाएगा, दीवार बन जाएगा। उसी दीवार को हम एक दीवार को दूसरी दीवार के सामने जोड़ते जाएंगे, साथ करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक कमरा बन जाएगा। कमरा बनेगा ना, ठीक उसी प्रकार से ये कमरा को आपस में जोड़ देंगे तो एक महल सा तैयार हो जाएगा, एक घर सा बन जाएगा, बनेगा ना। ठीक उसी प्रकार जीवन की भी इकाई होती है। अच्छा, इस महल को तोड़िएगा ना तो इसमें सबसे छोटी इकाई इसका ईंट मिलेगा। क्या मिलेगा, ईंट मिलेगा, जो ईंट के सहारे हम महल को तैयार किए थे। ठीक उसी प्रकार जब जीवन की सबसे छोटी इकाई को देखेंगे ना तो इसमें आता है कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं। और कोशिका को आपस में जोड़िएगा। एक कोशिका जब एक दूसरे कोशिका संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के पश्चात ये क्या बनाते हैं, तो ऊतक बनाते हैं, यानी टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और ऊतक बनाने के पश्चात जब ऊतक जुड़ते हैं आपस में तो ये क्या बनाते हैं दोस्तों, तो ये अंग बनाते हैं। ये एक अंग का निर्माण करते हैं। और जब इस अंग को आपस में जोड़ देते हैं तब क्या बनता है, एक शरीर का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, एक शरीर का निर्माण होता है।
ठीक इसी प्रकार जैसे आपका ईंट से दीवार बनाए, दीवार से कमरा बनाए और कमरा से एक महल सा बना दिए, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर में कोशिका आपस में संयोज करेगा तो ऊतक का निर्माण करेगा, ऊतक आपस में संयोज करेगा तो अंग बनाएगा और अंग को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे दोस्तों, ये एक शरीर तैयार हो जाएगा। अब इस शरीर की, अच्छा अब आप ये बताइए, इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या था हमारा, तो कोशिका था ना, कोशिका, यानी कोशिके से ना बढ़ते गया, सबसे छोटी इकाई कोशिका मिल गया। अगर महल की सबसे छोटी इकाई तो ईंट मिल रहा है ना। तो अभी सबसे छोटी इकाई कोशिका। अब कोशिका को क्या कहते हैं, जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो हमारे कार्य एवं संरचना को संपर्क करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे। जो कोशिका की बात होगी तो यहाँ पे आते हैं, अच्छा जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, तब पुरकुंजे ने किया था और यह बताया था कि जीव द्रव्य में संपूर्ण कार्य जाकर संपन्न होते हैं। जीवन की कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो जीव द्रव्य में संपन्न होते हैं और ये 80% जल का बना होता है और जिसे जीवन का मूलभूत इकाई कहा जाता है। या फिर जीवन का भौतिक इकाई की बात करते हैं तो किसे कहते हैं दोस्तों, ये जीव द्रव्य को कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार या भौतिक इकाई कहा जाता है। दोस्तों यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होगी, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर रहे हैं, इसके बारे में तुम बात कर लिए, लेकिन अब बात करते हैं कोशिका। हमने तो कोशिका के बारे में देखा, लेकिन इसके कुछ कोशिकांग होते हैं, जो अंग होते हैं, जो कार्य करते हैं। अगर बगैर कार्य की कोशिका, एक कोशिका ऊतक का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, ये कुछ कार्य करते हैं, हमारे संपूर्ण शरीर में कार्य करते हैं। क्योंकि हम आपको पहले ही बोले हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, तो जीव शरीर की वो सबसे छोटी इकाई जो हमारे कार्य एवं संरचना को संपन्न करते हैं। तो कार्य करते हैं ना, संरचना बनाते हैं ना, तो संपन्न करेंगे। तो आखिर कैसे संपन्न करते हैं, क्या करते हैं, अब देखिएगा। सबसे पहले यहां बात करते हैं, इसे हम क्या दे रहे हैं, अब यहां बात कर रहे हैं हम कोशिकांग के। ये जो कोशिकांग होते हैं ना, ये कोशिकांग की बाहरी जो झिल्ली होता है ना, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सब कोशिकांग एक झिल्ली के अंदर कैद रहता है। जैसे आप ये समझिए, जब आपका मनुष्य का कोई शरीर है ना, ये हर एक कंकाल से बना हुआ है। कंकाल है ना, ये कंकाल को हम क्या के मांसपेशियों से बांध कर रखा गया है। हमको कभी ऐसा लगता है कि अगर इंसान की मांस को हटा दिया जाए, पूरे मांस को अलग कर दिया जाए, तो हर कंकाल अलग अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो कोशिकांग है ना, एक झिल्ली के अंदर कैद रहता है और इस झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। जो आपको आंतरिक झिल्ली दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि कोशिका झिल्ली बना होता है, तो कोशिका झिल्ली याद रखिए दोस्तों, क्या इसका होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। और जो बाहरी, ये जो बाहरी आप देख रहे हैं ना, ये दीवार, जो बाहरी दीवार होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों, ये कोशिका भित्ति होता है। ये क्या था दोस्तों, ये कोशिका भित्ति होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका भित्ति बना होता है, तो कोशिका भित्ति दोस्तों ये बना होता है सेलुलोज का। ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका झिल्ली का काम है सभी कोशिकाओं को एक करके रखना, जबकि कोशिका भित्ति का काम है इस टोटल कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका भित्ति ये सुरक्षा बाहरी और मोटे परत होते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ये कोशिका झिल्ली पतली झिल्ली होती है, अर्धपरगम्य होती है, कुछ पदार्थ को आने देती है तो कुछ को नहीं आने देती है। लेकिन कोशिका भित्ति एकदम पूरे अपारदर्शी होता है, यानी इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है और बहुत मजबूत होता है। और ये क्या करते हैं, कोशिका भित्ति क्या करता है, ये बाहरी सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। अब इसके अंदर बात करते हैं कोशिका झिल्ली में और कोशिका भित्ति। उसके अलावा देखते हैं, अब बात आता है इसमें कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कोशिकांग आएंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम एम से सूचित किए हैं, इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे शरीर में क्या है, ये क्या करता है, इसका क्या काम है, आज सभी कोशिकांग के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, गोल्गी बॉडी काम क्या है, वैकुंस का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, अंतःप्रजालिका का काम क्या है, राइबोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, केंद्रक का काम क्या है, ये सब कामों के बारे में अच्छे से जानेंगे। और मुझे विश्वास होगा कि आप कोई सा क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हर क्वेश्चन को बताइएगा।
चलिए दोस्तों, आज बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। पहले बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज की बात करते हैं ना, तो कैमिलो, इसे ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है? हमारे शरीर में श्वसन का परिवहन करना, श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से कोशिकांग श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, हमारे शरीर में श्वसन का परिवहन करता है। अब हम श्वास लेते हैं, जैसे श्वास अंदर जाता है कहाँ? एल्वोलिक में जाता है, और एल्वोलिक में रुधिर रक्त रहता है, और रक्त के पास जब जाते हैं वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ये संपूर्ण शरीर में वायु का परिवहन करेगा, श्वसन का परिवहन करने का काम कौन सा करता है? ये करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह से किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो क्रेब्स नामक साइकिल चक्र का प्रयोग करता है। क्रेब्स नामक साइकिल चक्र, जब ये चक्र चलता है ना, तो इससे 38 एटीपी निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? 38 एटीपी का निर्माण करता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? एक ऊर्जा मुक्त करता है, और ऊर्जा मुक्त करने के पश्चात हमको पावर देता है, ताकत देता है। और जब ताकत देता है, जब शक्ति प्रदान करता है, पावर देता है, तो शक्ति और पावर ऊर्जा देने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप परिमाण आपके सामने है। अभी आपने देखा कि 38 एटीपी का निर्माण करता है, और 38 एटीपी एक ऊर्जा ग्लूकोज बनाता है, और उससे हमको पावर यानी शक्ति मिलता है। इसलिए क्या कहते हैं? कोशिका को ऊर्जा क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और मान लीजिए हम आपके सामने जुबान चला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पावर की एनर्जी की आवश्यकता जुबान को है ना, कि मेरे पैर को है? कोई धावक दौड़ रहा है, उसकी पैर के है ना? कोई ढोल ताशे बजा रहे, उनके साथ उनके हाथ को है। यानी जिसको जहां आवश्यकता होगा ऊर्जा को, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया देगा आपको। लेकिन इससे बात करते हैं हम वैक्यूल से रसधानिया की बात करते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये जल संचित करके रखता है, इसमें जल संचित होता है। लेकिन इसके अलावा बात करते गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, और इनके नाम पर ही गोल्जी बॉडी नाम रखा गया, कैमिलो गोल्जी। अब इन्होंने क्या किया था ना, इसमें गोल्जी बॉडी में होता है ना, ये पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात की सहायता देता है, पदार्थों का परिवहन करना। अब मान लीजिए कहीं जल नहीं शरीर में, वो जल को उठा के ले जाएगा, परिवहन कर देगा। अभी हम बोल रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना, तो ऊर्जा लाने का काम कौन करेगा? ये क्या करेगा? गोल्जी बॉडी। व्यक्ति का गोल्जी बॉडी क्या करेगा? इसको मेरे पैर के पास से ऊर्जा उठाएगा और मेरे शरीर को जुबान पर लाके रख देगा, ताकि हम अच्छे से बोल पाए। अब कभी कभी ये काम ना करे, पदार्थ का परिवहन ना करे, जब नहीं कर पाएगा, सहायता नहीं देगा, तो हम बोलते बोलते लटपटाने लगते हैं, अजीब गरीब आवाज निकाल लेते हैं, जुबान स्लो हो जाती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आवाज निकल नहीं पाती है। वजह यह है कि आपकी गोल्जी बॉडी काम नहीं की अच्छे से। अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया तो हर जगह बन रहा है ना, अच्छा हर जगह तो माइटोकॉन्ड्रिया बना, जुबान में बना, पैर के पास बना, हाथ में बना, लेकिन खर्चा कहाँ हुआ? तो जुबान को हुआ। जुबान के पास बन रहा है, खर्चा हो जा रहा है, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा ना, पैर के एनर्जी को उठाएगा, पैर से माइटोकॉन्ड्रिया को उठाएगा और लाके हमारे जुबान रख देगा, और जुबान को शक्ति और पावर देगा, तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। तो परिवहन का काम, यातायात सहायता काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन का काम करता है। एक कोशिकाओं से टूट कर अपना दो कोशिकाओं का निर्माण करना, टूट के नष्ट नहीं हो जाना, एक से दो कोशिकाओं बन जाना, ये काम करता है सेंट्रोसोम। और कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? तो सेंट्रोसोम। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से कोशिकांग कोशिका विभाजन के लिए सहायता करता है, या कौन से कोशिकांग कोशिका विभाजन करता है? आपका सेंट्रोसोम करता है। ये कोशिका विभाजन करता है, यानी एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, अब ये सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन अभी आपको बताए थे, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर यानी जिगर में होता है। यहाँ पर सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होती है। अगर लीवर में किसी प्रकार की क्षति आ जाए
कट फट जाए ना तो वह अपने स्वतः कोशिका ठीक कर लेते हैं, यानी ज्यादा निर्माण होगा, कोशिकाएं ज्यादा बनेंगे, ज्यादा विभाजन होगा, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 हो जाएगा, यानी कोशिका बढ़ते जाएंगे, संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वहां पर क्या हो जाएंगे, सब कोशिकाएं काम करना प्रारंभ कर देंगे, वहां पर सेंट्रोस में विभाजित करेगा और करने के पश्चात अपने अंग को स्वतः ठीक कर लेते हैं। लेकिन कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र बताए थे, इसमें किसी प्रकार की कोशिका विभाजन नहीं होती है। अब कोशिका विभाजन नहीं होगी तो मरी हुई कोशिकाओं को ठीक नहीं कर पाएगा। जब ठीक नहीं कर पाएगा तो अतः इसका कारण यह है कि मस्तिष्क में चोट लगने से आदमी का शीघ्र मृत्यु हो जाता है। आदमी का मृत्यु क्यों होता है, तो मस्तिष्क में चोट लगने के कारण, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोशिका विभाजन नहीं होती है। और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो मस्तिष्क ठीक हो पाएगा, नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप समझ गए कि सेंट्रोस में काम क्या है, कोशिका विभाजन करना। अब बात करते हैं अंतःप्रदिप जालिका। अंतःप्रदिप जालिका ये क्या है, इसका काम क्या है? तो अंतःप्रदिप जालिका ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका रफ, एक होता है आपका रफ, एक होता है आपका स्मूथ, एक होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। रफ वाले भाग पे होता है ना, इस पे जो होता है ना, इस पे प्रोटीन का यानी राइबोसोम यानी प्रोटीन का धब्बा लगा रहता है और प्रोटीन का धब्बा कारण, राइबोसोम का धब्बा कारण इस पे प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। लेकिन ये चिकना वाला भाग है ना, इसमें वसा का संश्लेषण होता है। वसा फैट यानी चर्बी। अब इसकी बात कर रहे हैं कि वसा क्या है, चर्बी क्या है। तो वसा जो होता है ना, ये मेल की अपेक्षा फीमेल में, इसमें मेल की अपेक्षा फीमेल में 20% अधिक पाए जाते हैं। अगर किसी मेल में अगर 100% है तो फीमेल में 120% होगा। और 120% के कारण महिलाओं को ठंडा कम लगता है। ये वसा के कारण क्या होता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ठंडा कम क्यों लगता है, क्योंकि 20% चर्बी वसा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं, ये 2 प्रकार की दोनों काम है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका काम वसा का संश्लेषण करना। अब बात करते हैं आपको राइबोसोम। राइबोसोम को ये भी 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। 70S 80S राइबोसोम ये 2 प्रकार के होते हैं। तो 70S होते हैं ना, ये आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। 70S होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। जो 80S होता है ना, ये आपको यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अगले बात करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में, यानी केंद्रक में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने किया था। कौन किया था? तो डी ड्यूबे ने। ये कोशिकांग के अंदर पाचन का उत्तरदायी होता है, पाचन की क्रिया को संपर्क करता है कोशिकांग के अंदर। अब ये पाचन के, अब कभी कभी कोशिकांग काम नहीं कर पाते हैं, जब ठीक से काम नहीं करते हैं तो पाचन नहीं हो पाता है, जब पाचन क्रिया बंद होती है ये क्या करते हैं, इसमें एक एंजाइम पाए जाते हैं। जब ये फटता है तो एंजाइम का छिड़काव होता है और सब कोशिकांग पर छिड़काव होने के कारण सभी कोशिकांग नष्ट होता है, मर जाते हैं। और मरने के कारण आत्मघाती थैली या कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ये क्या करता है, टोटल कोशिकाओं को मार देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या फिर से बायोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन से कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों। चलिए अब बात कर रहे हैं, इसके बाद हम केंद्रक के बारे में बात करेंगे। केंद्रक क्या है, इसका काम क्या है? तो ये काम क्या करता है, सभी कोशिकाओं को नियंत्रण करके रखने का काम करता है। सभी कोशिकाओं को नियंत्रण करके रखेगा, हर कोशिकाओं को नियंत्रण। अब नियंत्रण करने का अर्थात यानी केंद्रक कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया से तो श्वसन का परिवहन कर, और कहेगा वैक्यूम से कहेगा कि तू क्या कर, जल को संचित कर। राजधानियों कहेगा इसमें पदार्थों का परिवहन कर। सेंट्रोसोम कहेगा अपना विभाजन कर। और अंतःप्रजालिका कहेगा तो प्रोटीन का वसा संश्लेषण कर। राइबोसोम कहेगा प्रोटीन का संश्लेषण कर। उसके अलावा कहेगा लाइसोसोम को तो क्या कर, पाचन की प्रक्रिया कर। और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसे राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और सबको काम करने की, सबको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है। जैसे हमारे शरीर का नियंत्रण करने का काम मस्तिष्क करता है ना, ठीक उसी प्रकार सभी कोशिकाओं को नियंत्रण के काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है। और नियंत्रण करने के कारण केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का
दिमाग कहा जाता है, क्योंकि ये सभी कोशिकाओं को नियंत्रण करके रखने का काम करता है दोस्तों। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ केंद्रक। तो केंद्रक की बात हम अगले क्लास में करेंगे, यहाँ पर तो संभव नहीं है क्योंकि कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है। अगले क्लास में केंद्रक पढ़ेंगे कि केंद्रक की खोज किसने किया था, कब किया था और केंद्रक का प्रमुख काम क्या है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों कि केंद्रक में हम गुणसूत्र को कैसे देखेंगे, वहां पर आरएनए डीएनए कैसे देखेंगे, उसके अलावा क्या बोलते हैं जीन कैसी होती है, ये सब क्या होते हैं हम बात करें केंद्रक में। क्रोमेटिन देखेंगे, क्रोमोसोम देखेंगे, गुणसूत्र देखेंगे, ये सब कहाँ देखेंगे दोस्तों, तक केंद्रक में देखेंगे। अभी तक जो बताए हैं इसमें किसी पर दिक्कत तो नहीं होगी, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यहाँ दिक्कत है, फिर कल क्लास में आपको बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है, कल बात करेंगे केंद्रक के लिए।